और केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 26। जो लोग ऐप पे या यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये आज पहला टेस्ट हुआ है। वो टेस्ट पेपर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ केमिस्ट्री का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर और 50 तक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो आज पहला टेस्ट हुआ था और आज तारीख है 14 मई। 14 मई है ना? हाँ, तो 14 मई से हम लोगों ने पहला टेस्ट शुरू कर लिया है। बच्चों, क्वेश्चन में 26 फटाफट देखो, टाइम इनमें लगना नहीं। क्वेश्चन सामने भी हैं और आप अपनी बोर्ड पे भी देखते रहो और अपने टेस्ट पेपर में भी देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। और ये क्वेश्चन सामने सामने लिखा भी हुआ है। इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है सारे कार्बन एटम का। तो इसको इस तरह से अगर लिख लें, कार्बन और इसमें जो दो हाइड्रोजन लगे उनको एच अलग कर दिया, फिर डबल बॉन्ड सी और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड ओ। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते हैं। लोन पेयर तब होते हैं जब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल इस तरह से कुछ बना हो, मतलब कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल इस तरह की कंडीशन हो तो टेंशन लेने की जरूरत है। अदरवाइज सीधे सीधे सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिया करो। और सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करोगे? सिग्मा बॉन्ड काउंट करने का तरीका है, कहीं पर भी अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें होता है 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड होता है तो उसमें होते हैं 1 सिग्मा, 1 पाई, और अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें होता है 1 सिग्मा, 2 पाई। हाइब्रिडाइजेशन निकालने में पाई से कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा का नंबर होता है 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा। कहने का मतलब ये कि किसी भी तरह का बॉन्ड हो आपको बस 1 सिग्मा काउंट करना है। अब जरा इस कार्बन के चारों तरफ देखो, नहीं 1 मिनट। और इतना करने के बाद आपको बस एक बात और इतनी ध्यान रखनी है कि अगर ये टोटल करने पे 2 आ जाए तो 2 से हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है sp, अगर ये 3 आए तो बताना होता है sp2, और अगर ये 4 आए तो बताना होता है sp3। इतनी बात आप सब बच्चों को पता होगी पहले से। तो जरा इस कार्बन के चारों तरफ देखो कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। इस कार्बन के चारों तरफ आए 3 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड के साथ लोन पेयर भी काउंट करे जाते हैं, तो इसलिए अगर आप लोन पेयर देखोगे तो आएंगे 0। और अभी मैंने आपको एक हिंट दिया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें लोन पेयर की चिंता करने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर बचते ही नहीं है, उसकी वैलेंसी पूरी 4 सेटिस्फाई होती है। वो टेंशन तब लेनी होती है ना, फ्री रेडिकल वगैरह बना हो या कार्बेनाइन बना हो, नेगेटिव चार्ज वगैरह लगा हो, तो नेगेटिव चार्ज कुछ है नहीं, सीधे सीधे देखा 3 सिग्मा। और 3 का मतलब क्या आया? sp2। इसका मतलब जो पहला वाला ये वाला कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब इस कार्बन के चारों तरफ देखो कितने सिग्मा आ रहे हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा, 1 पाई। पाई से लेना देना है नहीं, केवल सिग्मा से लेना देना है। तो इस कार्बन के चारों तरफ 1 सिग्मा ये है, 1 ये है, टोटल है 2 सिग्मा, और 2 से क्या बचता है? sp। तो ये वाला जो कार्बन है वो होगा sp। तो sp2 एंड sp। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। मुझे लगता है आपने सेकंड ऑप्शन पे ही टिक भी किया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इंडिकेट द सिग्मा बॉन्ड इन द फॉलोइंग, इंडिकेट द सिग्मा बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड 3 दिए, इनमें सिग्मा बॉन्ड का नंबर पता करना है। तो जरा देखो, ये जो पहला वाला है ये किस तरह से बन जाएगा? ये इस तरह से बन जाएगा, कार्बन और इसके साथ 2 H लगे थे, HH, और 2 Cl लगे थे तो ClCl। अब आपको सिग्मा काउंट करना है तो 1, 2, 3 और 1, 4 सिग्मा। इसका मतलब जो पहला वाला है, पहले वाले में सिग्मा का नंबर है 4, इसमें हो गए सिग्मा 4। अब दूसरे वाले में पता करना है, तो देखो दूसरा वाला कैसे बन जाएगा? इसको ऐसे बना लिया C, और इसके साथ में 2 H लगे हैं, तो इनको पहले अलग अलग कर लिया करो, HH, फिर डबल बॉन्ड C, फिर C, डबल बॉन्ड C, और उसमें फिर था डबल बॉन्ड C, और इसके साथ में 2 H लगे हैं, ये लगा दिए। बस अब काउंट कर लो। पाई नहीं पूछेंगे, केवल सिग्मा पूछेंगे। तो सिग्मा देखो
1 2 3 4 5 और 1 6। तो जो दूसरा वाला है इसमें सिग्मा बॉन्ड का नंबर हो गया 6। अगर मान लो पाई भी पूछा जाता तो इस डबल बॉन्ड में 1 पाई, इस डबल बॉन्ड में 1 पाई, तो इसमें 6 सिग्मा के साथ में 2 पाई बॉन्ड भी है। ठीक, पाई पूछे नहीं गए, केवल सिग्मा पूछे। पहले में 4, दूसरे में 6। जरा तीसरा वाला देखते हैं कैसे बनेगा। ये तीसरा ऐसे बनेगा, H था, इसका मतलब H, फिर था C, पूरा भर गया C। और बच्चों ये जरा ध्यान दो, ये क्या है, ये CONH, ये अमाइड ग्रुप लगा हुआ है। अरे CONH2 होता है, तो ये अमाइड ग्रुप है, CONH2 का डेरिवेटिव है, जिसमें एक H को हटा के CH3 लगा दिया। और CONH2 में कैसे बनता है, इसमें C डबल बॉन्ड ON और फिर इसके साथ में H या CH3 जो भी लगे वो लगाया जाता है। तो ये जो है वो इस तरह से बनता है। तो पहला वाला H, फिर C, फिर था इसमें डबल बॉन्ड O आ जाएगा, O डबल बॉन्ड से लगेगा, फिर N और फिर इसमें एक H लगा था। और एक इसी में देखो जरा ध्यान से, CH3 भी लगा है। तो C और H3 तीन H है, जो सबको अलग अलग ऐसे मैंने लिख दिया ताकि सबको पूरा समझ में आ जाए। जल्दी से काउंट कर लो, ये बन गया H, देखो जरा, HC डबल बॉन्ड O N, फिर H और फिर ये हो गया CH3। सिग्मा बॉन्ड फटाफट काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, टोटल कितने हो गए 8। हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें लिखा हो 4,6,8 और 4,6,8 सेकंड ऑप्शन में, ये हो गया आंसर। यही आंसर आपने टिक भी किया होगा। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटेड टू देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज। बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट लगता है और कॉन्सेप्ट ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब ये परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालोगे, तो परसेंटेज एस निकालने का तरीका होता है, एस का नंबर आसान सी भाषा में लिखे दे रहा हूं अपॉन टोटल नंबर, अभी समझा रहा हूं इतना लिखने के बाद, और इनटू 100। बस इतना कर दिया करो, आपको परसेंटेज एस पता चल जाएगा। जैसे अब आपको एस, एसपी, sp2, sp3 ये 4 दिए हैं, इनमें परसेंटेज एस पता करना है। जिसमें एस का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। जरा चेक कर लेते हैं भाई, देखो एक था एस, पहले एस में पता करते हैं परसेंटेज एस। तो परसेंटेज एस में ऊपर यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ परसेंटेज एस, ध्यान देना बच्चों। तो एस में एस का नंबर 1 है अपॉन टोटल, केवल एक एस ही है, इनटू 100। सॉल्व करने पे आ गया 100%, मतलब इसमें परसेंटेज एस हो गया 100%। फिर एक था एसपी, जरा ध्यान दो, अगला है एसपी। इसमें देखना हम पता कर रहे हैं परसेंटेज एस, ये पता कर रहे हैं, मैंने तरीका बताया एस का नंबर। तो एसपी में जरा एस का नंबर देखो कितना है, एस केवल 1 है, अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर का मतलब इसमें 1 एस और 1 पी, तो टोटल कितने हैं 2। 1 एस और 1 पी मिलाते हो गए 2, और आगे इनटू क्या करना है 100। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50 और आगे लगा देंगे परसेंट, मतलब 50%। अरे समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आप sp2 में पता करोगे, sp2 में परसेंटेज ऑफ s, तो इसमें देखो s का नंबर 1 है अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर 1 s और 2 p, तो 1 s और 2 p कितने हो गए 3, इनटू 100। सॉल्व करोगे 33.33%, और उसके बाद एक sp3 लिखा हुआ है। तो जब sp3 में परसेंटेज s निकालोगे, इसमें देखो s का नंबर कितना है 1, अरे s केवल 1 है, अपॉन s का नंबर अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर 1 s और 3 p कितने हो गए 4, इनटू 100। सॉल्व करो, ये आ गया 25%। और अभी मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, s का परसेंटेज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। तो 100%, 50%, 33.33% और ये 25%। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैंने यहाँ पे लिखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब s
sp2 sp3 की तरफ जाने पर परसेंटेज s कैरेक्टर घट रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाएगी। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, s में सबसे ज्यादा sp में उससे कम, sp2 में उससे कम, sp3 में उससे कम। क्लियर हो गया सबको? जल्दी से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 29। तो ठीक है, ये 28 का जो आंसर था वो आपका फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम्स डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कार्बन मार्क विद एस्टेरिस्क, इसका मतलब होता है ऐसे स्टार जैसा बना होता है, इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पर भी वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की वो sp कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, sp2 की उससे कम होती है और sp3 की उससे भी कम होती है। अरे अभी पिछले क्वेश्चन में यही तो किया था, देखो यही तो था। तो ये उसी कॉन्सेप्ट में अगला क्वेश्चन है। तो आपको इसमें ये देखना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन मार्क विद स्टार, एस्टेरिस्क मतलब स्टार, इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जरा चेक करते हैं बच्चों, पूरा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व करने भी पता चल गया होगा। इसमें जो कार्बन है ये स्टार वाला ही आएगा sp3, ये समझ में आ रहा है sp3। अरे यार सिग्मा सिग्मा और 2h के भी 2 सिग्मा हुए, 4 सिग्मा वाला sp3। इसमें देखो, इसमें 1 2 और इस H की वजह से 3, तो 3 से बना sp2। इसमें देखो स्टार वाले में देखना 1, अब कोई ऐसा मत करना 1 2 3, अरे केवल सिग्मा काउंट करना है, बाकी पाई हमसे मतलब नहीं। एक ई और एक H, इसका सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा से ये क्या बना sp। इसमें देखो स्टार वाला ये है, इसमें ये 1 और 2 हाइड्रोजन हो गए, मतलब 2 सिग्मा इधर, 2 1 3, 3 से बना sp2। बच्चों मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होगा जिसमें sp और sp किसमें है, तीसरे वाले में है। आंसर इसका हो गया थर्ड ऑप्शन। क्लियर? तो जितने बच्चों ने थर्ड पे टिक किया तो सबका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी इस तरह का कंपाउंड दिया हो जिसमें एक साथ 2 कार्बन या 3 कार्बन या 4 कार्बन लिखे हो, ऐसे कंपाउंड्स में हमेशा कार्बन को अलग अलग करके लिख लिया करो, अदरवाइज गलती हो जाएगी। तो इसमें पहले कार्बन को अलग अलग करके लिखा करो। देखो ये सही से कैसे लिखा जाएगा, ये इस तरह से आएगा, पहले था CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ध्यान दो, ये जो C2H5 है, जो 2 कार्बन है, इनको अलग अलग करके आपको ऐसे लिखना पड़ेगा CH2 CH3, और ये बन गया C2 और 3 और 2 5 H5। फिर आगे था ये CH, और फिर यहाँ पर भी C2H5 लगा था, तो इसको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा CH2 CH3, और उसके बाद आगे लगा था CH3। तो पहले आप इसको इस तरह से लिखो, तब आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखना, कभी भी एक से ज्यादा कार्बन एक साथ लिखे हुए हों तो पहले उनको अलग अलग कर लेना और उसके बाद IUPAC में लिखना। इतना करने के बाद आपको रूल लगाना है लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बन रही है, अरे ये रूल पढ़ा होगा आपने। और लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद फिर देखना है कि साइड ग्रुप किधर से नजदीक है, नियरेस्ट है। इधर से 1 2 3 पर है, और इधर से देखो तो 1 2 3 पर है, दोनों तरफ से ही 3 पर है। किसी भी तरफ से आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते थे। मान लो ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। IUPAC नेम हो गया, 3 पे लगा है एंड 4 पे लगा। 3,4 पे मिला के मिथाइल, मिथाइल मतलब 3,4 डाई मिथाइल, और 6 से बन गया हेक्सेन। तो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन सेकंड ऑप्शन में लिखा, यही हो गया आंसर। क्लियर हो गया? अब तक कोई बच्चा ऐसा है जिसके सारे आंसर सही निकले हो? हाथ उठाओ, सारे सही निकले हो। और ये दैया रे, सारे किसी के सही नहीं निकले। अरे राम, गजब कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये चेचे पोपो क्या हो रहा है इसमें? होगा होने दो होने दो होने दो। Which of the following compounds contain all the carbon atoms in the same hybridization state? कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें सारे कार्बन एटम सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हैं? बच्चों
डिटेल में आप क्लास में इसको देखना। अभी क्योंकि आप सुबह 10 बजे से टेस्ट भी दे रहे थे तो अब थक भी रहे होंगे, तो मैं जल्दी से बस यहाँ पे बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट अगर हम देखें तो इस कार्बन के चारों तरफ ध्यान से देखो, 1 और 2, इस कार्बन के चारों तरफ केवल 2 सिग्मा है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर 2 सिग्मा है मतलब sp3 है मतलब sp2, 4 है मतलब sp3। ठीक, इस कार्बन के चारों तरफ एक इधर सिग्मा एक इधर, 2 सिग्मा 2 का मतलब sp। इसके चारों तरफ एक सिग्मा इधर एक इधर, 2 सिग्मा है मतलब ये भी sp। इसमें एक इधर एक इधर मतलब ये भी sp। इसमें एक इधर मतलब 2 है मतलब ये भी sp। एक बात तो समझ में आ गई, एक तो आंसर जरूर होगा क्योंकि सारे कार्बन एटम सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में पूछे तो sp 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 इसमें है। जरा दूसरा वाला देखते हैं। चलो आप लोग आंसर बताओ, ये वाला कार्बन कैसा होगा? sp3। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो क्लास में समझना, क्योंकि ये कोई क्लास नहीं हो रही, टेस्ट पेपर की केवल आंसर बताया जा रहा है। ये sp3, इसको जरा देखो, इसमें 1 और 1 2 सिग्मा आ रहे हैं मतलब sp। ये देखो 1 और 1 2 सिग्मा आ रहे हैं मतलब sp। और ये वाले 1 और 3 4 से बना sp3। इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता, ये तो होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें सारे कार्बन एटम सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। अगला देखो, इसमें देखो इस वाले कार्बन के चारों तरफ ये 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 सिग्मा और एक सिंगल बॉन्ड की वजह से 1 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 का मतलब sp2। इसमें 1 और 1 2 सिग्मा मतलब sp, और इसमें 1 और 2 3 का मतलब sp2। इसमें सारे लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे चेक करो, इस वाले कार्बन में 2 सिग्मा 2 अरे यार जितने हाइड्रोजन हो उसको सिग्मा मान लिया करो। 2 हाइड्रोजन हैं तो बस ऐसे समझ लो कि ये लिखा है 2 सिग्मा। जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा, सीधे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होती। तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो 2 सिग्मा ये और एक 3 का मतलब sp2। इसमें देखो 1 2 और 1 हाइड्रोजन की वजह से 3 मतलब sp2। इसमें देखो 1 2 और 1 हाइड्रोजन की वजह से 3 हो गए sp2। इसमें देखो 1 और 2 हाइड्रोजन वाले सिग्मा मतलब 3, ये भी हो गया sp2। तो इसमें भी सारे जो है वो सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, जिसमें A एंड D हुआ। A एंड D थर्ड ऑप्शन में लिखा है, ये हो गया आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ द एल्केन हैविंग द लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास एंड कंटेन्स अ क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन मतलब 4 डिग्री कार्बन। भैया 4 डिग्री कार्बन होता कौन सा है? 4 डिग्री कार्बन वो होता है जिसमें कार्बन के 4 तरफ कार्बन प्रेजेंट हो। तो कार्बन 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 कार्बन, जब ये कंडीशन बनेगी तो अब जो ये बीच वाला कार्बन है ये क्वाटरनरी कार्बन तैयार हो गया, जिसपे मैंने स्टार बना दिया। ठीक, बस कार्बन की वैलेंसी को 4 करने के लिए हाइड्रोजन लगाया जाता है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हर एक लाइन हर एक बॉन्ड एक वैलेंसी के बराबर होता है। तो इस कार्बन के चारों तरफ कितनी लाइनें हैं? 1। टोटल हमें 4 करनी होती है। तो 4 करने के लिए कितनी लाइनें और करनी है? 3। तो 3 लाइनें जो करनी है उनकी जगह पे 3 हाइड्रोजन लिख दिए। इस कार्बन की भी एक वैलेंसी हो रही है 4 करने के लिए 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की भी एक वैलेंसी हो रही है 4 करने के लिए 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की भी एक वैलेंसी हो रही है 4 करने के लिए 3 हाइड्रोजन। और इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी हो चुकी है, इसलिए इस पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा। बस अब आपको इसका नाम लिखना है, तो जब नाम लिखोगे IUPAC ने तो 1 2 3 नाम इसका हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और बच्चों जब आप इसका कॉमन नेम लिखोगे तो कॉमन नेम इसका आएगा इस तरह से। देखो जब इतना ग्रुप लगा होता है तो नाम में लगा दिया जाता है नियो। ठीक, और जब आइसो या नियो लिखते हैं तो टोटल कार्बन काउंट करे जाते हैं, तो इसकी वजह से लिख दिया नियो। और टोटल कार्बन देखो 1 2 3 4 5 से बना पेंट और पेंट के आगे लगा दिया एनी
नाम हो गया नियोपेंटेन। तो IUPAC नेम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन और कॉमन नेम हो गया नियोपेंटेन। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है? थर्ड ऑप्शन में लिखा है नियोपेंटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये हो गया आंसर। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड लेंथ। ये 3 दिए हैं और इनमें बच्चों CC बॉन्ड लेंथ पूछी है। तो CC बॉन्ड लेंथ के लिए छोटी छोटी कुछ बातें याद रखो। देखो छोटी छोटी बातें क्या है, जैसे अगर मान लो बॉन्ड लेंथ पूछी है, बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, CC की बात हो रही है कार्बन कार्बन के बीच। ध्यान से देखना, जब कोई इंसान सिंगल होता है, अकेला, दूर दूर तक घूमने फिरने जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं, फिर उस इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो अकेले से दुकेला हो जाता है। दुकेला का मतलब समझ गए? मतलब मान लो शादी हो गई, 2 हो गए, अब इंसान ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे तक घूम के आ रहा, 2 बजे तक घूम के आ रहा, अब 9 बजे 10 बजे तक घर आना ही आना है, नहीं तो बवाल हो जाएगा। मतलब सिंगल इंसान दूर दूर तक घूम फिर सकता है। जब सिंगल से डबल हुआ उसका दायरा थोड़ा सिमट जाता है, सिंगल से डबल हुआ दायरा थोड़ा सिमटा, अब ज्यादा दूर दूर इधर उधर नहीं जाएगा। फिर उस इंसान के जीवन में एक और समय आता है जब दुकेले से तिकेला हो जाता है। अब इंसान का दायरा और सिमट जाता है। कैसे? अब 7 बजे तक घर पहुंचेगा क्योंकि बच्चे के साथ खेलना भी है, घोड़ी बन के बच्चे को पीठ पे बिठाना भी है, उसको होमवर्क भी कराना है। मतलब जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, इंसान का जो दायरा है वो सिमटता चला जा रहा है, कुछ याद कर पाएगी नहीं। अकेला इंसान लंबी लंबी दूर तक घूम रहा है, 2 हुए मतलब शादी हो गई, थोड़ा दायरा सिमट गया और एक और आ गया जीवन में, दायरा और सिमट गया। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आता है इस तरह से। मान लो पहले तो इसी क्वेश्चन का आंसर देख लो। तो CC बॉन्ड लेंथ पूछी गई, जो इसमें 3 लिखे हैं, कौन कौन? एक लिखा है C2H2, एक लिखा है C2H6 और एक लिखा है C2H4। बच्चों ये C2H2 क्या है? ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। C2H6 क्या है? ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। और C2H4 क्या है? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, अगर मतलब इनमें ऑर्डर देखोगे तो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है यानी कि C2H2 ट्रिपल बॉन्ड वाले से ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, डबल बॉन्ड वाले की यानी कि C2H4 की और उससे भी ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड वाले की यानी कि C2H6 की। किस ऑप्शन में ऐसा लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक, तो अगर आप भूल जाते हो तो ऐसे याद रखना, अकेला इंसान दूर दूर तक घूमने जा सकता था, शादी हो गई, अब थोड़ा डिसिप्लिन में रहेगा, दायरा थोड़ा सिमट गया, एक बच्चा भी हो गया और दायरा सिमट गया। मान लो यहाँ पे अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जाता और इसी क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी पूछ ली जाती, मान लो बॉन्ड लेंथ का तो आंसर हो गया, बॉन्ड एनर्जी, तो जरा देखो बॉन्ड एनर्जी को ऐसे याद रखना। अभी मैं सीधे सीधे केवल रटवाए दे रहा हूँ। एक कंबल ओढ़ोगे सर्दी थोड़ी लगेगी, 2 कंबल ओढ़ोगे एनर्जी थोड़ी ज्यादा महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी, 3 कंबल ओढ़ लोगे और ज्यादा गर्मी महसूस होगी। कुछ याद कर पाए? एक स्वेटर पहना तो एनर्जी कम मिलेगी, डबल स्वेटर पहनिए थोड़ी हीट ज्यादा मिलेगी, एनर्जी ज्यादा, और 3 स्वेटर पहनिए सबसे ज्यादा। अरे ये भी याद कर लिया होगा। ठीक, मान लो यहाँ पे पूछा जाता बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती। मान लो इसी क्वेश्चन में बॉन्ड स्ट्रेंथ, जरा देखो बोर्ड पे देखो, बोर्ड में देखो, बोर्ड पे देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती। 3 डंडे एक साथ आपको दे दिए जाए तोड़ने के लिए, तोड़ने में दिक्कत होगी, 3 डंडे मजबूत होंगे, 3 में से 1 डंडा कम कर दिया, 2 डंडे एक साथ दे दिए जाएं, मजबूती थोड़ी कम होगी, आप तोड़ सकते हो।
और केवल एक डंडा दे दिया जाए तो आप आराम से तोड़ सकते हो, मतलब मजबूती कम हो गई। ये ऑर्डर याद हुआ? अरे मान लो 3 डंडे एक साथ पकड़ा दिए और कहा जाए तोड़ो, तोड़ पाओगे नहीं। तो 3 डंडे सबसे ज्यादा मजबूत हैं, 2 डंडे मजबूती थोड़ी कम है, 1 डंडा मजबूती और भी कम। मान लो इसी क्वेश्चन में रिएक्टिविटी पूछी जाती, रिएक्टिविटी, ठीक, तो रिएक्टिविटी इसको बच्चों थोड़ा ऐसे याद कर लेना। अभी मैं केवल रटवा रहा हूं, कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं। रिएक्टिविटी ऐसे याद कर लेना, एक इंसान कोई भी काम करेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, रिएक्टिविटी कम होगी। 2 लोग मिलकर काम जल्दी कर सकते हैं, 2 लोगों की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और 3 लोग मिलकर किसी भी काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं। मान लो इस क्लासरूम से ये सीट्स हटानी हो और केवल एक लड़का लगा दिया जाए तो वो अपना धीमे धीमे करता रहेगा। 2 लड़के लगा दिए जाए, क्लासरूम जल्दी खाली हो जाएगा। 3 लड़के लगा दिए जाए, काम और जल्दी हो जाएगा। ऐसा ही होगा कि नहीं? तो ये कुछ मेन ऑर्डर हैं जिसपे इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे कौन लेंथ पूछा गया था, वो आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 34। ठीक, 34 इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज। sp हाइब्रिडाइज्ड पूछा है तो देखो, अगर मैं इसी में थोड़ा सा बना दूं, जैसे ये था CH2, इसका मतलब CH2 मतलब इसके साथ में H ऐसे लगा था और ये हो गया डबल बॉन्ड। अलग बना दूं क्या? यहाँ पे तो लोग कंफ्यूज हो सकते हो, सर ने ये क्या कर दिया। देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये CH2 मतलब CH ऐसे हो गया, फिर डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C इसके साथ लगा था H, फिर सिंगल बॉन्ड C इस C पे एक लगा था H और एक नीचे लगा था CN। C ये ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर इसके साथ था ट्रिपल बॉन्ड C और फिर लगा था H। बस अब आपको पता चल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। इसमें पूछा है इन द फॉलोइंग कंपाउंड द नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो पहले सारे कार्बन का पता करो, जरा सिग्मा काउंट करो चारों तरफ कितने आ रहे हैं। इसमें देखो 1 2 3 और 3 सिग्मा का मतलब sp बता चुका हूं। 2 का मतलब 3 का मतलब हो गया sp2, 2 का मतलब sp, 3 का मतलब sp2 और 4 का मतलब sp3। ठीक, ये बात कई बार आ चुकी है। तो 3 का मतलब हो गया sp2। इस कार्बन के चारों तरफ देखो, इसके चारों तरफ, अब इसके चारों तरफ 1 और 1 2, 2 का मतलब sp। इसके चारों तरफ देखो 1 2 3, 3 का मतलब sp2। इस वाले कार्बन के चारों तरफ देखो 1 2 3 4, 4 का मतलब sp3। इसके चारों तरफ देखो 1 और 1 2। अभी भी हो सकता कोई सोच रहा हो कि सर 1 और 1 2 कर दिया, 1 2 3 4 का ही नहीं किया। अरे 1 2 3 4 नहीं करना, क्योंकि बाकी है पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन निकालने में पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसके चारों तरफ 1 और 1 2, 2 का मतलब हो गया sp। इसके चारों तरफ 1 और 1 2, ये भी हो गया sp। और इस वाले कार्बन के चारों तरफ 1 और 1 2, ये भी हो गया sp। अब जरा ढूंढो इसमें कितने कार्बन ऐसे हैं जिन पे sp आ गया। 1 2 3 और 1 4, 4 कार्बन ऐसे हैं जिन पे sp आ रहा है और ये किसमें लिखा हुआ है? थर्ड ऑप्शन में आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन। समझ में आ गया? जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो, हटाओ इसको। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। इस तरह के क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करोगे। ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। देखो बच्चों, जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका मतलब होता है लीनियर। जो sp2 होता है इसका मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर। इसी को कोप्लेनर बोला जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर को। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये होता है टेट्राहेड्रल। अब जरा क्वेश्चन का मीनिंग समझो। क्वेश्चन में बोला गया ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें
जितने कार्बन हो सारे के सारे कार्बन प्लेनर के लिए sp2, तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले हों। आया समझ में? और जब आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो आंसर आ जाएगा पहला। सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अरे प्रभु, यहाँ पे C C C C C C, इस कार्बन पे 1 2 3 वैलेंसी हुई 4 करने के लिए, एक H, इस पे एक H, इस पे एक H, इस पे H नहीं लगेगा, इस पे एक H, इस पे एक H। किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो, सबका आएगा sp2 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 sp2। ऐसे ही इसमें निकाल के देख लो, इसमें भी सबका आएगा sp2 sp2। कर लोगे तो ऐसा ऑप्शन देखना था जिसमें सारे कार्बन sp2, तो इसमें सारे sp2, ये नीचे वाले भी, ये भी सब C C C C, इनका भी sp2 आएगा। इसमें अगर देखोगे इसमें सारे कार्बन आएंगे sp3, सॉल्व करके देख लेना। इसमें भी सारे कार्बन आएंगे sp3, इसमें ये वाला कार्बन आएगा sp3, ये वाला कार्बन आएगा sp2 और Cn वाला कार्बन आएगा sp। हमें ऐसा ऑप्शन देखना था जिसमें सारे के सारे कार्बन sp2 हो। तो टेस्ट में जो बच्चे नहीं कर पाए, मुझे लगता है आप कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, कॉमन हो जाएगा, सबको इसमें मार्क्स मिलेंगे क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखो इसका रूल क्या होता है? इसका रूल ये होता है कि अगर ऐसे होता CH2 CH2 CH2, बातें नहीं करो, CN CN, मान लो अगर ये ऐसे होता, तब आप जब नंबरिंग करते, जब 2 लगे होते ऐसे टर्मिनल पोजीशन पे, तो नंबरिंग ऐसे करते 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन जब 2 से ज्यादा लगे होते हैं तो फिर रूल चेंज हो जाता है। जैसे CH2 CH CH2 और यहाँ पर लगा था CN, यहाँ पर लगा था CN और यहाँ पर लगा था CN। यहाँ पर रूल बदल जाएगा, जब 2 से ज्यादा लगे होते हैं तो फिर CN पे नंबरिंग नहीं करते, ऐसे नंबरिंग करी जाती है 1 2 3। साथ ही साथ जो CN है इसका नाम भी बदल जाता है। ऊपर वाले कंपाउंड में CN का नाम, ऊपर वाले कंपाउंड में CN का नाम नाइट्राइल लिखा जाएगा, लेकिन जब इसने नंबरिंग CN पे नंबरिंग नहीं की, कार्बन चेन पे नंबरिंग की, यहाँ पे CN का नाम नाइट्राइल नहीं होता, यहाँ पे इसका नाम कार्बोनाइट्राइल होता है। ठीक, और इसका नाम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं 1 2 3, मतलब 1 2 3 मतलब प्रोपेन, ये 3 से बन गया प्रोपेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो 3 से बना प्रो, सिंगल बॉन्ड की वजह से प्रोपेन 1 2 3 पे मिला के 3 है, मतलब ट्राई कार्बोनाइट्राइल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, और प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल किसी भी ऑप्शन में है नहीं, इस वजह से कोई भी आंसर इसमें नहीं हुआ। समझ में आ गई बात आपको? ये रूल केवल इसी के लिए नहीं होता। इसी तरह से अगर मान लो CN की जगह पे CHO लगा हो, तो जब CHO लगा होता है तो वैसे भी नॉर्मली CHO को बोला जाता है अल, लेकिन जो इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं उनमें CHO को अल नहीं बोलते, उनमें कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लगा होता COOH, नॉर्मली COOH इसको बोला जाता है कोई, लेकिन जब आप इस तरह के कंपाउंड्स पढ़ते हो तो वहां पर उसको बोलते हैं, देखो जब CN लगा था तो हमने बोल दिया कार्बोनाइट्राइल, CHO लगा था तो हमने बोल दिया कार्बेल्डिहाइड, ठीक। और जब COOH लगा होगा तो सीधे सीधे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो लगा होता है CONH2, तो वैसे CONH2 का नाम होता है अमाइड, लेकिन इस तरह के कंपाउंड में CONH2 का नाम होता है कार्बोनिल कार्बोक्सामाइड, ठीक। और ऐसे ही अगर मान लो लगा होता है COCl, तो COCl के लिए बोल दिया जाता है कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक। तो ये बातें आपको याद होंगी पहले से, जिन्हें याद होंगी उन्होंने वो समझ गए होंगे कि इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो कॉमन हो गया, इसमें सबको मार्क्स मिलेंगे, कोई आंसर नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन गिव द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। देखो बच्चों ये दिया है, इसमें कुछ लोग हो सकता है बेवकूफ़ी करें कि नंबरिंग ऐसे यहाँ से कर दें
1 2 3 4 5 6। गलत बात। अगर डबल बॉन्ड है तो रूल ये कहता है कि आपको डबल बॉन्ड को हमेशा 1 and 2 के बीच में रखना है। डबल बॉन्ड को हमेशा 1 and 2 के बीच में रखना है। इसका मतलब आप इस तरह से नंबरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तो डबल बॉन्ड 2 and 3 के बीच में आ गया। समझ गए? तो पहला रूल तो ये, डबल बॉन्ड को 1 and 2 के बीच में रखना है। अब 1 and 2 के बीच में दो तरह से आ सकता था। कैसे? ये एक और मैं बना देता हूं जल्दी से। ये देखो 1 and 2 के बीच में अब हो सकता कोई ऐसे करता 1 2 3 4 5 और 6, जो डबल बॉन्ड है वो 1 and 2 के बीच में आ गया। या हो सकता है कोई ऐसा करता कि 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड तो अभी भी 1 and 2 के ही बीच में है। ठीक, तो आपको ये वाली नंबरिंग करनी है या ये वाली। पहली बात तो ये कि डबल बॉन्ड को 1 2 के बीच में रखना है। इसमें भी है 1 2, इसमें भी 1 2। अब इनमें कौन सा है? तो 1 2 के बीच में रखने के बाद इस 1 2 3 4 की डायरेक्शन ऐसी रखनी है कि जो साइड ग्रुप लगे हैं वो लोएस्ट लोकेंट पर रहें। लोएस्ट लोकेंट मतलब ये 1 2 3 4 जो नंबर है इन्हीं को लोकेंट बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग देख रहे हो तो सबसे पहला जो साइड ग्रुप आया वो 2 पे आया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कर रहे हो तो जो सबसे पहला साइड ग्रुप है वो 1 पे आया। ये सही है, ये गलत है। समझ में आ गया? अब आपको नाम लिखना है, आसान सा नाम है 1 पे। अब यहाँ पे केवल एक कार्बन है, मतलब यहाँ पे CH3 रहा होगा, यहाँ पे CH3 रहा होगा, यहाँ पे CH3 रहा होगा। 1,3,3 ट्राईमिथाइल और उसके बाद साइक्लोहेक्सीन, हेक्स और ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। यही आंसर हो गया। देखो बच्चों, जो लास्ट में लिखा हेक्स 1 ईन, जरूरी नहीं कि हेक्स 1 ईन ही लिखा हो। 1 को आप छोड़ भी सकते थे, ये ऐसे भी लिख सकते थे 1,3,3 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। 1 ना भी लिखा जाता तब भी चलता। ठीक, तो यहाँ तक हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है IUPAC वाला। तो IUPAC भैया, ये मैंने IUPAC पढ़ाई है। जिन बच्चों ने क्लास नहीं करी थी परेशान ना हो, अभी बस आंसर देखें। जरा इधर देखो, मैच मार्क करेंगे। पहले ये देखो 110 का मतलब ये हो गया अनिल, ये हो गया अन ऑफ, ये हो गया अनिल क्वेड, और ये हो गया अन ट्राई। ठीक, बस इस तरह से मैचिंग कर लो, और इस तरह से मैचिंग करके कौन सा आंसर आया है? तीसरा आया है, तो सॉल्व कर दो। ठीक भाई, तीसरा ही आपने भी टिक किया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, which of the following is calcium perchlorate? तो यहाँ पे बोला गया है परक्लोरेट। परक्लोरेट होता है CaO4 -1, मतलब कैल्शियम के साथ बनाओगे तो Ca+2 CaO4 -1, ये आएगा इधर और ये आएगा इधर। तो Ca के नीचे आया 1 लिखने की जरूरत नहीं, और CaO4 के नीचे गया ये वाला 2। आंसर हो गया पहला ऑप्शन, तो इसका आंसर हुआ पहला। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है, तो देखो मैचिंग कैसे करोगे। सबसे पहले है डोबरिनर साहब ने एक ट्रायड बनाया था, तो ट्रायड देखो कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। इसके बाद न्यूलैंड साहब ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, तो ये हो गया यहाँ पर। लोदरमेयर साहब ने ग्राफ बनाया था, ये हो जाएगा यहाँ पर। और मेंडलीव साहब ने अरेंज किया था 63 एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो बस इस तरह की मैचिंग हो गई, और इस तरह की मैचिंग किसमें आ रही है? ये आ रही फोर्थ वाले में आ रही थी, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 41। इन एटॉमिक नंबर 24, 21, 41, 78 हाउ मेनी एटॉमिक नंबर्स आर एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए हैं, तो इसमें 24 है, 29 है, 41 है एंड 78 है। कितने इसमें एक्सेप्शन है? 4, तो 4 लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन में। अब नीट में एक गलती होती है, जो गलती टेस्ट में भी कुछ बच्चों ने करी है।
सुनो जरा, टेस्ट इसलिए नहीं कराया जाता कि केवल आपकी नॉलेज चेक की जाए, टेस्ट इसलिए भी कराया जाता गलतियों से बचाया जाए। जैसे आपने देख लिया, अच्छा 4 इसमें एक्सेप्शन है, पहले ऑप्शन लिखा देगा 1 2, बस सोच लिया कि चौथे में 4 लिखा होगा और बस पीछे OMR शीट में जो ये 4 गोले बने 1 2 3 4 जल्दी जल्दी लिखा, अच्छा इसमें 4 एक्सेप्शन है तो बस चौथा वाला काला कर दिया। दिमाग में चल रहा है 4 और यहाँ पे चौथा वाला काला कर दिया। अरे भैया ये देख लेना कि 4 थर्ड ऑप्शन में लिखा है। हो सकता है आप में से भी किसी ने जल्दी जल्दी में आज के टेस्ट में भी 4 एक्सेप्शन से दिमाग में ऐसा 4 बैठा होगा कि चौथे ऑप्शन को आंसर बता दिया होगा। किसी हुई ऐसी गलती? बताओ जरा, हुई गलती? देखा, एक हाथ उठा रहा, एक और उधर पीछे देखो 2-3 हाथ उठा रहा। तो ये मैंने जानबूझ के किया था, इंटेंशनली। मुझे पता था कि बच्चे इस तरह गलती करते हैं। 4 का मतलब 4, अरे 4 एक्सेप्शन है, वो देखो किस ऑप्शन में लिखा है, वो तीसरे ऑप्शन में लिखा है। तो इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखकर देखा करो। अगला क्वेश्चन बच्चों, 2 स्टेटमेंट दिए, पता करना कौन सही कौन गलत। ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक। गंदी बात, गलत बात, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 देखो, Moseley arranged elements on the basis of their atomic mass। अरे नहीं, गलत बात। मोज़ले साहब ने तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं और ये बात चौथे ऑप्शन में लिखी है, तो 42 का आंसर होगा 4th ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। The long form of periodic table was developed by, सीधे सीधे याद रखने वाला बोहर, आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, जरा इनको भी देखो ध्यान से। In the 7th period of periodic table, 14 elements are placed in the group 3. These are known as actinide. 7th period में ग्रुप 3 में 14 एलिमेंट रखे गए हैं, इन्हें एक्टिनाइड बोलते हैं। ये बात तो सही है, अरे कल ही पढ़ाया था। फिर जरा देखो स्टेटमेंट 2। In the 6th period of periodic table, 14 elements are placed in the group 4. These are known as lanthanide. पूरा सेंटेंस सही हो जाता अगर ग्रुप 4 की जगह पर ग्रुप 3 लिखा होता। अगर यहाँ लिखा होता ग्रुप 3 तो ये स्टेटमेंट भी सही था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि जो लैंथेनाइड हैं वो ग्रुप 4 में नहीं ग्रुप 3 में होते हैं। पहली बात सही है और दूसरी गलत है, तो पहली सही दूसरी गलत। 44 पहले ऑप्शन में लिखा है, पहले ऑप्शन में लिखा है, यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कितने और बचे हैं। The long form of periodic table है भैया, long form of periodic table सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 7 horizontal rows 18 vertical column। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो horizontal rows होती हैं इन्हीं को बोला जाता है पीरियड, और जो vertical rows होती हैं, जो 18 vertical columns होते हैं इन्हीं को बोला जाता है ग्रुप। ठीक, बात नहीं करो बच्चों, अरे बात नहीं करो। The element with atomic number 35, 53, 85 are all, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, क्लोरीन का होता है 17, नीचे एस्टिडीन। इसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन का होता है 35, आयोडीन का होता है 53 और इसके बाद एस्टिडीन का होता है 85। ठीक, तो जरा देखो 35, 53, 85 ये क्या है, ये हैलोजन फैमिली वाले हैं। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, ध्यान से देखना बच्चों इसको भी। An element having electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, last में p is present in p block। सही बात है। An element having electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, s is present in s block। सही बात है। An element having electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 is present in
गलत बात, एफ नहीं, जब डी पे खत्म हो रहा है तो ये डी ब्लॉक में आएगा, यानी कि ए बी सही है, सी गलत है, और केवल ए बी सही है, इसलिए बात लिखी हुई है। क्या हुआ? केवल ए और बी सही है, ये लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो गया 4। समझ में आ गया भाई? अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। तो 47 तक हो गया? हाँ ठीक है। 48 एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग टू विच ब्लॉक? बच्चों 56 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 56, इसको जब लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जब आप इस तरह से लिखते चले जाओगे तो ये लास्ट में जाके 6s2 पर जाकर खत्म होगा। लिख के देख लेना, ठीक? और जब 6s2 पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब सबसे लास्ट में आया एस, ये होगा एस ब्लॉक में, आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। 49 अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है एटॉमिक नंबर के बारे में, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not correct? ध्यान से देखो कौन सा करेक्ट नहीं है, आते नहीं। In 4f series Pn is not found in nature, ये बात तो है ट्रू। Maximum elements of 5f series are man-made, ट्रू। अरे कल पढ़ाया था। 14 elements in the 6th period atomic number 58 से 71 that have 5f सबशेल हम लेंथेनाइड, गलत बात। लेंथेनाइड में 5f नहीं, लेंथेनाइड में 4f होता है। तो नॉट करेक्ट पूछा था, नॉट करेक्ट का आंसर हो गया यदि। लेकिन अगला भी देख लो, 14 एलिमेंट्स इन द 7th पीरियड एटॉमिक नंबर 90 से 103 that have 5f सबशेल आर लेंथेनाइड, ये बात पूरी तरह से सही है। तो नॉट करेक्ट का आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। सारे समझ में आ गए? कोई बच्चा ऐसा जिसके 26 से लेकर 50 तक सारे क्वेश्चन सही है? जल्दी से बताओ। सारे सही, केवल एक गलत हुआ या छोड़ा? केवल एक गलत हुआ या छोड़ा? केवल 2 गलत हुए या छोड़े? बहुत बढ़िया, 2 बच्चे हैं, शाबाश बेटा। जल्दी इस क्वेश्चन नंबर बोलो, कौन कौन से गलत हुए, फटाफट बताओ, उससे मुझे आइडिया भी लगेगा ना आप लोग कहाँ पे कमजोर हो। क्वेश्चन नंबर जल्दी बताओ, आप तब तक बताओ बेटा कौन कौन से दो। 43 द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज डेवलप्ड बाय, क्या कर लो। और दूसरा कौन सा? 50 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपने इसमें सेकंड ऑप्शन पे टिक किया होगा, किस पे टिक किया? देखा, मुझे ये भी पता होता है कि जो बच्चा गलती करेगा वो किस ऑप्शन में टिक करेगा। हाँ आप बताओ कौन कौन से? 30 एंड 35। 30 कहाँ गया? करेक्ट IUPAC ने वो तो कॉमन हो गया, उसकी कोई चिंता करनी नहीं। और कौन सा? 35 which of the following in which of the following molecule all atoms are covalent? थर्ड ऑप्शन में लिख दिया क्या? अच्छा छोड़ ही दिया, ठीक है। तो माइनस मार्किंग कम से कम बच गई। ठीक बच्चों, तो ये टेस्ट आपका होता है पहला कंप्लीट। आप लोग टेस्ट को सीरियसली लीजिए और हर टेस्ट को जो भी होगा उसको ये सोच के देने आना है कि हम रियल का नीट एग्जाम देने जा रहे हैं। जब आप उस फीलिंग के साथ टेस्ट देने आओगे तो आपको जब नीट एग्जाम में आप दे रहे होंगे पेपर अपना, तो डर नहीं लगेगा और क्वेश्चंस में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर उस पर लिख जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग जा सकते हैं क्योंकि बायो का डिस्कशन नहीं है। ऑल द बेस्ट बच्चों, लव यू, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और टेस्ट पेपर में अभी भी कहीं भी कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके एक बार मुझे भेज देना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जा सकते हो। बच्चों आप
लोग जो न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर हम लोग उस पर कोई वीडियो डालें तो वो भी आप देख सको। ठीक है, यूट्यूब